मालिक, आज मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा खराब है। कृपया कर मुझे 200 रुपए उधार दे दीजिए। मैं आपके यहाँ काम करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं रघुराम, मैं तुम्हें पहले ही पैसे नहीं दे सकता। यदि पहले पैसे चाहिए तो मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपके पास कुछ गिरवी रखूं। तुम्हारे पास तुम्हारा खेत तो है ना, तुम उस खेत को मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे तब मैं तुम्हारा खेत तुम्हें लौटा दूंगा। ओ, ओ, ठीक है मालिक, आप मेरे खेत को गिरवी रख लीजिए। कृपया कर मुझे पैसे जल्दी दे दीजिए। फिर वो सेठ रघुराम को पैसे दे देता है। पैसे लेकर रघुराम वहां से चला जाता है। सेठ का हृदय बहुत कुटिल था, मानो उसका हृदय पत्थर के समान हो, जो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता था। उसके पास काफी सारे लोग काम करते थे। उसी गांव में एक सोहन नाम का लड़का रहता था, जो बहुत ही मेहनती था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। अरे सोहन बेटा, जरा पानी वानी तो पी लो। तुम कितनी मेहनत करते हो। हाँ चाचा, क्या करूं, बिना मेहनत के कुछ होगा भी नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारी इसी मेहनत और लगन की वजह से इतनी छोटे से खेत में तुम दोगुनी फसल उगा पाते हो। रात के समय अरे पिताजी, आज तो आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम कल मेरे लिए दवाई ले आना। सोहन सुबह उठकर अपने पिताजी की दवाइयाँ ले आता है। माँ, मैं पिताजी के लिए दवाइयाँ ले आया। आप पिताजी को दवाइयाँ समय से खिला देना। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पिता को दवाइयाँ खिला दूंगी। माँ, आज तो मौसम कितना अच्छा है। मैं आज ही बीज खेत में बो देता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे ही करो। सोहन तुरंत ही अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। हुर्र, हट, आज मुझे खेत जोतने हैं। मुझे बीज भी बोने हैं, जल्दी जल्दी बो देता हूँ। सोहन कुछ ही देर में सारा खेत जोत कर बीज बो देता है। कुछ दिनों बाद अरे सोहन भाई, हर बार की तरह इस बार भी आपके खेत में कितनी अच्छी फसल तैयार हुई है। हाँ लखन भैया, ये सब प्रभु के आशीर्वाद से ही हो पाया है, जो हर बार मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल होती है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी काले बादल छा जाते हैं। अरे सोहन भाई, अचानक से काले बादल कहाँ से आ गए। मुझे लगता है आज तो कितनी जोर से तूफान आने वाला है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। अरे लखन भाई, ठीक ठीक बोलो। अगर आंधी तूफान आ गया तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। साथ में तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, ये तो बड़ी तेज से बारिश आ गई। अरे सोहन भाई, यहाँ से जल्दी चलो वरना हम लोग भीग जाएंगे। मदन भाई, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। कुछ ही देर में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं। देखते ही देखते सारा फसल बर्बाद हो जाता है। हाय हाय, ये क्या हो गया। ऊपर वाली, ये तूने क्या कर दिया। अब तो सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। अब मैं क्या खाऊंगा, अपने बूढ़े माँ बाप को क्या खिलाऊंगा। बेटा, तुम चिंता मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमारी सारी फसलें तो नष्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे। बेटा, तुम चिंता मत करो। कल ही तुम सेठ गणपत राम के पास चले जाना, वो तुम्हें काम पर रख लेंगे। अगली ही सुबह सोहन सेठ गणपत राम के पास जाता है।
सेठ जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, कृपया करके मुझे काम पर रख लीजिए। सोहन सेठ को अपनी सारी कहानी सुनाता है। सेठ जानता था मोहन बहुत ही मेहनती इंसान है। वो कम खेत में ही दोगुना फसल उगा लेता है। यदि वो सोहन को काम पर रख लेगा तो उसे दोगुना फायदा होगा, लेकिन सेठ उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। हाँ हाँ सोहन, मैं तुम्हें काम पर तो रख लेता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम ही नहीं है। तुम अभी अपने घर वापस लौट जाओ। जब मेरे पास काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप तो जानते हैं अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरे माता पिता भूखों मर जाएंगे। मुझ पर तरस खाइए सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। अरे वाह वाह, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। यही अच्छा मौका है इससे कम पैसे में ज्यादा काम करवाने का। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें काम पर तो रख लेता हूँ, लेकिन मैं वैसे तो सारे मजदूरों को 200 रुपए मजदूरी देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपए दूंगा। यदि मंजूर हो तो बोलो। ए भगवान, क्या करूँ? यहाँ पर काम करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं 100 रुपए में ही काम कर लूंगा। सोहन अगले दिन से ही काम पर लग जाता है। इसी प्रकार सोहन को काम करते करते पूरे 2 महीने गुजर जाते हैं। सोहन ने खेत में दोगुनी फसल उगा दी। यह देख सेठ बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है कि सोहन ने बहुत अच्छी फसल उगा दी है। वैसे भी सोहन का अब कोई काम भी नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसे आज की मजदूरी देकर काम से निकाल देता हूँ और इसकी 2 महीने की मजदूरी भी नहीं दूंगा। अरे सोहन, ये लो अपनी आज की मजदूरी। अब तुम्हें कल से काम पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेठ जी, आप अचानक से मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है मालिक? नहीं सोहन, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। जब मेरे पास काम होगा तो तुम्हें जरूर बुला लूंगा। लेकिन आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। मैं अपने पिता के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा? मुझ पर दया कीजिए सेठ जी। सेठ सोहन की एक बात नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। अरे बेटा, आज तुम खाली हाथ ही आए हो। आज तुम घर का राशन तो लाए ही नहीं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, आखिर बात क्या है? तुम इतना परेशान क्यों हो? फिर सोहन सारी कहानी अपनी माँ को सुनाता है। अब आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूँ? कहाँ काम करूँ? किसके सामने हाथ फैलाऊं? बेटा, तू परेशान मत हो। हम लोग पानी पीकर ही सो जाएंगे। वैसे भी मुझे तो भूख नहीं लगी है। और बेटा, तू हार मत मानो। कल फिर तुम सेठ के पास जाना। हो सकता है सेठ तुम्हें काम पर रख ले। सुबह होने पर सेठ के पास सोहन काम मांगने जाता है। अरे सेठानी जी, आप मेरे लिए नाश्ता तैयार रखना। मैं जरा खेतों की तरफ से घूम कर आता हूँ। ठीक है, आप आराम से जाइए। तब तक मैं नाश्ता तैयार कर दूंगी। इतना सुनकर सेठ वहां से चल पड़ता है। तभी देखता है कि सोहन उसके घर के बाहर ही खड़ा है। मालिक, मैं आपके पास ही आया था। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए मालिक, लेकिन मुझे काम पर रख लीजिए। अरे सोहन, तू तो कितना बेशर्म है। मैं तो तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, फिर भी तू मेरे पास चला आता है। क्या तेरे अंदर कोई शर्म है या नहीं? मालिक, मुझे शर्म तो आती है, लेकिन जब मैं अपने बूढ़े माता पिता को पानी पीकर सोता देखता हूँ तो मुझे यह अपमान कुछ भी नहीं लगता। मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। चल भाग यहाँ से। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। सेठ रोज सोहन को भला बुरा कहकर भगा देता है, लेकिन सुबह होते ही काम मांगने के लिए सेठ के घर पहुंच जाता है। मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। चल भाग यहाँ से।
हे भगवान, मैं तो इस सोहन के बच्चे से परेशान हो गया हूँ। ये है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, कल सुबह होने से पहले मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदार के घर चला जाता हूँ, तभी मैं सोहन से पीछा छुड़ा पाऊंगा। सुबह होने से पहले सेठ और उसकी पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। इधर सोहन रोज की तरह फिर से सेठ के घर आता है तो देखता है, अरे ये क्या, आज तो सेठ के घर ताला लगा हुआ है। इसका मतलब सेठ जी कहीं बाहर गए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पेड़ के नीचे बैठकर सेठ जी का इंतजार करता हूँ। इतना सोचकर सोहन पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सो जाता है। तभी कुछ चोर सेठ के घर के पास आते हैं। अरे ललन, आज तो ये दुष्ट सेठ है भी नहीं। आज अच्छा मौका है, चलो आज सेठ की सारी तिजोरी खाली कर देते हैं। अरे ये शोर कैसा, ये कौन है? मुझे लगता है ये तो कोई चोर है। अरे रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम सेठ के घर का ताला क्यों तोड़ रहे हो? अरे बेवकूफ, तुझे दिखाई नहीं देता? हम लोग चोर हैं और ये ताला हम लोग चोरी करने के लिए तोड़ रहे हैं। चल भाग जा यहाँ से। अरे नहीं, मेरे रहते तुम लोगों को चोरी नहीं करने दूंगा। अच्छा, तो तू हमें चोरी करने से रोकेगा? रुक, हम तुझे अभी मजा सिखाते हैं। इतना कहकर सारे चोर बेचारे सोहन पर टूट पड़ते हैं। चोर चोर, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। सोहन की ये आवाज सुनकर कई लोग वहां आ जाते हैं। तभी वह सारे चोर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन बेचारा सोहन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अरे सेठानी जी, अब तो हमें यहाँ कई दिन गुजर चुके हैं। चलो अब हम अपने घर वापस चलते हैं। इतना सोचकर सेठ और सेठानी दोनों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अरे वाह वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब तो मेरा सोहन से पीछा छूट गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सोहन आज भी नहीं आया। सोहन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। फिर वो आया क्यों नहीं? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? चलो चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर सेठ गांव की तरफ निकल जाता है। अरे लखन भाई, सोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ गया है? अरे सेठ जी, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, आप तो बर्बाद होने से बाल बाल बच गए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? फिर लखन सारी कहानी सेठ को सुनाता है। ये सुनकर सेठ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सेठ जी, सोहन बहुत नेक दिल इंसान है। उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। कृपया कर आप उसे अपने पास रख लीजिए। नहीं लखन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे जल्दी से सोहन के घर ले चलो। सेठ जैसे ही मोहन के घर जाता है तो देखता है सोहन घायल अवस्था में चारपाई पर पड़ा है। सोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। जिस इंसान को मुझे गले लगाना चाहिए था, मैंने उसे ही तकलीफ दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं सेठ जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। सोहन, तुम कल से मेरे पास काम पर आ जाना। मैं तुम्हें अपना विशेष अधिकारी बनाऊंगा। फिर सेठ सोहन की माँ को 500 रुपए दे देता है और अगले ही दिन सेठ मोहन को विशेष अधिकारी बना लेता है।